वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस में कोऑपरेशन की, एसोसिएटिव प्रोसेस, सहयोगी प्रक्रिया, जिसमें मैंने आपको कल सहयोग प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात करी थी और उसकी प्रकृति के बारे में। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन या जिसको हम कहते हैं सहयोग के प्रकार। कल हम सहयोग का अर्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और उसकी प्रकृति के बारे में। आज हम बात करते हैं सहयोग के प्रकार। कितने प्रकार के सहयोग होते हैं? समाज के सदस्य के मध्य सहयोगात्मक व असहयोगात्मक दोनों ही प्रकार के संबंध पाए जाते हैं और दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको जब समाज की परिभाषा या समाज का अर्थ बता रही थी, उसमें मैंने कहा समाज की विशेषता क्या है? बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बोथ आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। तो सहयोग के द्वारा सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं और संघर्ष द्वारा सामाजिक समस्या का निवारण होता है। सहयोग और संघर्ष एक प्रकार से जीवन के दो पहलू हैं। अगर हम इन्हें एक दूसरे के पूरक भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु समाज की निरंतरता और स्थायित्व के लिए संघर्ष का सहयोग के अंतर्गत पाया जाना अनिवार्य है। सहयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करते हैं जो ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने जो सहयोग के प्रकार बताए, वो उन्होंने 3 प्रकार के सहयोग की बात करी। पहला सामान्य सहयोग, कॉमन कोऑपरेशन। जब किसी समाज में एक दूसरे के हितों के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे सहयोगात्मक प्रक्रिया को सामान्य सहयोग कहते हैं। हम एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो कॉपरेट करते हैं हम एक दूसरे को, उसको हम सामान्य सहयोग कहते हैं। दूसरा है विभेदीकृत श्रमों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड लेबर। अत्यधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए, कोई स्पेशलाइज्ड कार्य को करने के लिए अनेक व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसमें हम अधिक श्रमिक जो है वो विशेषज्ञ, अफसर, इंजीनियर, मैनेजर इत्यादि कार्यकुशल और श्रम कुशल व्यक्ति पारस्परिक क्षमता अनुसार सहयोग के द्वारा मिल, फैक्ट्री, बांध आदि के कार्य को पूर्ण करते हैं, तो इसे विभेदीकृत श्रमों का एकीकरण कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरा मिश्र व्रत सहयोग। हम जो फ्रेंडली कोऑपरेशन जो करते हैं, हम कंपेनियनेबल कोऑपरेशन करते हैं। जब मित्र परिचित संबंधों या जो हमारे रिश्तेदार हैं के कार्यों में सहायता की जाती है और प्रसन्नता का अनुभव किया जाता है, तो इस प्रकार के सहयोग को हम मित्रतापूर्ण
सहयोग कहते हैं और इसमें आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है हमें। जैसे मित्र मंडली, नृत्य, नाटक मंडली आदि के सदस्य के बीच पारस्परिक सहयोग को मित्रवत सहयोग कहा जाता है। ऐसे ही जैसे ऑगबन एंड निमकॉफ ने दिया, वैसे A.W. ग्रीन ने भी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस की बात कर, कॉपरेशन की बात करी, जो कि एसोसिएटिव प्रोसेस है। तो ग्रीन के अनुसार पहला प्राइमरी या प्राथमिक, पहला क्या है? प्राथमिक सहयोग। जब व्यक्तियों की भावनाएं व्यक्तिगत न रहकर सार्वजनिक हितों में हो जाती है और वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के स्थान पर जनहित के कार्य करने लगता है, तब उसे सहयोग को प्राथमिक सहयोग कहा जाता है। एग्जाम्पल, माता पिता बच्चे के कल्याण के लिए हर संभव त्याग करते हैं, यह प्राइमरी कॉपरेशन है या हम प्राथमिक सहयोग कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी, जिसको हम द्वितीय सहयोग कहते हैं। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण स्वयं तक सीमित रह जाता है और लोक कल्याण की अपेक्षा स्व कल्याण ही उसका उद्देश्य बन जाता है, तब वह अपने प्रत्येक क्रियाकलापों में अन्य से किसी कारण सहयोग करता है और उसका अपना स्वार्थपूर्ण हो जाए। आज समाज में इसी प्रकार का सहयोग अधिक प्रचलन में है। तो प्राइमरी जहाँ पर क्या होता है, भावनाएं और व्यक्तिगत न रहकर क्या होता है, सार्वजनिक हित में हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, स्वार्थ के स्थान पर जनहित का कार्य करने लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, माता पिता बच्चे के कल्याण के लिए हर संभव, ये प्राथमिक सहयोग है। और इसमें जब व्यक्ति स्वयं तक सीमित हो जाता है, लोक कल्याण की अपेक्षा स्व कल्याण ही उसका उद्देश्य बन जाता है, तो ऐसे इस प्रकार के सहयोग को जो है सेकेंडरी कॉपरेशन कहा जाता है। फिर बात आती है टर्सरी की। तृतीयक, इस सहयोग का स्वरूप समझौते में होता है। परिवर्तित अवस्था में अनुकूलन करने के उद्देश्य से जो कार्य अवसरवादिता के कारण अन्य लोगों के साथ मिलकर किया जाता है, उसे टर्सरी कहते हैं। ऑगबन एंड निमकॉफ, ग्रीन के अलावा मैकाइवर एंड पेज ने भी जो है कॉपरेशन का, सहयोग के प्रकार के बारे में बात करी है। उन्होंने दो प्रकार के सहयोग बताए। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सहयोग में जब व्यक्ति समान हितों की भावना से मिलकर एक ही उद्देश्य की पूर्ति में प्रयास करते हैं, तो वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। तथा खेती का कार्य अथवा किसी भवन निर्माण का कार्य प्रत्यक्ष सहयोग वहाँ प्रदान किया जाता है जब व्यक्ति आमने सामने के संबंध रखता है। इसमें समान कार्य और उद्देश्य होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो हम बात कर रहे थे अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट में जब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के विभिन्न प्रयास व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष सहयोग पैदा होता है, क्योंकि असमान प्रतीत होने वाले कार्य उन समस्त प्रयासों से के सहयोग से ही पूर्ण होता है। श्रम विभाजन इसका उत्कृष्ट या हम ये कहें सर्वोच्च सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह एग्जाम्पल है जब जटिल समस्याओं में पाया जाता है। इसमें उद्देश्य व लक्ष्यों में
समानता होती है, परंतु उनकी प्राप्ति हेतु सदस्य मिलकर एक सा प्रयत्न नहीं करते, वरन विभिन्न साधनों और कार्यों के द्वारा उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रयास किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, स्पेशली सहयोग की सामाजिक महत्व क्या है। सोशल इम्पोर्टेंस मीन्स व्हाट इज सामाजिक महत्व क्या है, सहयोग का क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो पहला हम बात करते हैं कि यह मानव की सहज आवश्यकताओं की संतुष्टि और पूर्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला, इट इज़ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नेचुरल वांट, मानव की सहज आवश्यकताओं की पूर्ति, या हम इस संतुष्टि भी कह सकते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ नेचुरल वांट ऑफ द मैन, मनुष्य का जन्म ही सहयोग का प्रतिफल है, इसलिए प्रेम और किसी अन्य द्वारा स्वीकृत व सम्मान मानव की सहज आवश्यकता बन जाती है। उनकी संतुष्टि इस प्रक्रिया के अभाव में संभव नहीं है। वास्तव में पारस्परिक जागरूकता और पारस्परिक सहायता समाज, या हम ये कहें सामाजिक मानव को मानव बनाती है। और मैं बहुत पहले से एक वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट सेइंग कि मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन, मनुष्य के बीच में रहकर ही मनुष्य बनता है। तो जो नेचुरल आवश्यकता है, जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, या जो सहज आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है मनुष्य आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और इसी वजह से समाज में कंटिन्यूटी या निरंतरता बनी रहती है। सामाजिक जीवन का दूसरा है सामाजिक जीवन का सुविधाकरण होना। जीवन का सुविधाकरण होना, सहयोग की प्रक्रिया सामाजिक जीवन को सुलभ बनाती है। व्यक्ति जानते हैं कि अपने हितों की संतुष्टि न तो वे अकेले कर सकते हैं और न एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करके की जा सकती है। इसलिए सहयोग ही वह मार्ग है जो सामूहिक जीवन को सुविधाजनक बनाती है, और इस आधार पर समाज के अनगिनत असंख्य समितियों का निर्माण होता है और वे ये कार्य करती हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है व्यक्तिगत गुणों को समृद्ध बनाना। व्यक्तिगत गुणों को समृद्ध बनाना। Enriching the qualities of personality, स्वार्थ व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को जन्म देता है, जबकि सहयोग व्यक्ति को त्याग और बलिदान सिखाता है, जिससे वह एक विशेष प्रकार की आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है, और रिजल्ट ये होता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व अधिक समृद्धशाली हो जाता है। फिर हम बात करते हैं शक्ति का अनुभूति, शक्ति की अनुभूति, फीलिंग ऑफ पावरफुलनेस। सहयोग से समूह, समुदाय, समाज में शक्ति की अनुभूति होती है, जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीता जा सकता है। समूह
झाड़ू में बंधी तिलियां जो होती है वो पूरे आंगन की गंदगी को साफ कर देती है, जबकि बिखरी हुई तिलियां कुछ काम नहीं आती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिना कॉपरेशन के, बिना एक दूसरे के सहयोग और यूनिटी के बगैर, एकता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आजकल के शास्त्रों का मूल मंत्र है संदेह शक्ति कलयुगे, अर्थात कलयुग में सहयोग की शक्ति का स्रोत है। कलयुग में सहयोग ही शक्ति का स्रोत है। इसलिए ये अपने आप को जो है पावरफुल बनाना है तो एक दूसरे के साथ सहयोग करें, और जिसमें एकता की भावना जो है वह निहित हो जाती है और हमें शक्ति का अनुभव होने लगता है। सामाजिक एकीकरण नेक्स्ट है, सामाजिक एकीकरण। सहयोग समाज में एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह एक दूसरे के समीप आते हैं, वह समाज में बिखराव होने से बचता है। फिर हम बात करते हैं समाजीकरण की, सोशलाइजेशन। सहयोग समाज में सहयोग से सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। बच्चे को माता पिता और भाई बहन के स्नेह के माध्यम से निरंतर विकसित होने में सहायता देते हैं। प्राय अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि स्नेह और सहयोग के आश्वासन के अभाव में पले बच्चे बिगड़ जाते हैं और वह सामाजिक विचलन, या हम ये कहें वह समाज से विचलित हो जाते हैं, विचलन का व्यवहार कर बैठते हैं। इसलिए यदि बच्चे को सामाजिक रूप में उत्तरदायी सदस्य बनाना है तो सामाजिकरण का प्रमुख आधार सहयोग ही होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक प्रगति की। सोशल प्रोग्रेस अप्रत्यक्ष सहयोग श्रम विभाजन के रूप में प्रकट होता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण आधुनिक संगठन का मूल आधार है। इनके द्वारा व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और समाज में प्रगति होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक गतिशीलता। सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता से आशय यह है कि व्यक्ति का एक समूह से दूसरे समूह में सदस्यता परिवर्तन होना, इसी भांति समूह भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरण करते हैं। यह भी सहयोग द्वारा ही संभव होता है। विशेषतः एक स्तर से दूसरे स्तर में आरोही गतिशीलता के लिए सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम बात करूं तो तमिलनाडु की एक पिछड़ी जाति नाडार ने अपने सामूहिक प्रयासों से अपनी जाति की स्थिति को ऊंचा उठाने में सफलता प्राप्त की है और जाति संरचना में उच्च स्थान पर प्राप्त किया है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग की प्रक्रिया घटित हुई दिखाई देती है। यही नहीं, ये वर्ल्ड पीस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व शांति के लिए भी जो है सहयोग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड पीस के साथ साथ अगर मैं ह्यूमन सोसाइटी या मानव समाज के लिए भी जो है सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम बात करेंगे एसिमिलेशन की, सात्मीकरण की बात करेंगे, क्योंकि ये भी जो है एसोसिएटिव प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है या टाइप है।